जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे 18 महीने के DADR एरियर पर, 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी पर और वन रैंक वन पेंशन की सभी विसंगतियों और समस्याओं पर। देखिए, हमारी जो है संसद अभी चल रही है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में नेताओं को ये अधिकार होता है कि वो जनता, कर्मचारियों और पेंशनर्स से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर सवाल पूछें। लेकिन नेताओं के पास में वही घिसे पीटे सवाल होते हैं जो कि हर बार संसद सत्र में लगा दिए जाते हैं। कोई नया उनके पास में क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं होता है। वही 18 महीने के DADR एरियर पर, वही अभी जैसे 8वें वेतन आयोग में देरी क्यों हो रही है, OROP की जो विसंगतियां हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है, और बाकी पेंशन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे कर रही है। क्योंकि दोस्तों, नेताओं को अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है और उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि आपने लोकसभा या राज्यसभा में कितने प्रश्न पूछे। तो कुछ तो नेता ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन फिक्स रहता है 18 महीने का DA और DR के एरियर का भुगतान कब करोगे। अब कुछ नेताओं के ये प्रश्न है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार क्या कर रही है, और कुछ नेताओं के हैं कि OROP की जो विसंगतियां हैं उसको सरकार ने कैसे दूर किया, या दूसरी जो पेंशन से संबंधित समस्याएं हैं उनको कैसे दूर कर रही है। तो आइए समझते हैं। देखिए, 12 अगस्त 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में श्री जावेद अली खान ने प्रश्न पूछा, और 8वें वेतन आयोग पर आप हमेशा देखना श्री जावेद अली खान साहब ही सवाल पूछते हैं, और उनका जो सवाल है वो फिक्स रहता है। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों का अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा क्या है। यानी 8वें वेतन आयोग के ऊपर मंत्रालय ने जो कंसर्न विभाग है, जो मिनिस्ट्री है, उनसे 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए इनपुट मांगे थे, वो किन किन तारीख को मांगे, उपयुक्त मंत्रालयों विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है, तथा उनकी प्राप्ति किन किन तिथियों को हुई है। जो पूछे गए थे पॉइंट वो कब कब प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ जो मंत्रालयों और विभागों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपने जो मुद्दे हैं उससे वित्त मंत्रालय को अवगत कराया है, उनकी डिटेल क्या है। सरकार द्वारा लगभग 7 महीने बीत जाने के उपरांत भी आयोग को अधिसूचित न किए जाने का कारण क्या है। यानी 8वें वेतन आयोग की समिति क्यों नहीं बनाई जा रही। क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के अनुरूप नहीं है। यानी जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसके अनुसार क्या हम 8वां वेतन आयोग नहीं दे पाएंगे। यदि हाँ, तो ऐसी कमजोर राजकोषीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण और कारक क्या है, और आयोग को कब तक अधिसूचित किया जाएगा तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी। देखिए, सवाल पूछ लिए हैं, तो क्या जो सवाल पूछे हैं उन सवालों के अनुरूप ही इनका जवाब मिला है। समझ लेते हैं। जवाब कौन दिया। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने कहा है कि 17 जनवरी 2025 और 17 फरवरी 2025 के पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DOPT और सभी राज्यों से 8वें सेंट्रल पे कमीशन के विचारार्थ विषय के लिए इनपुट मांगे गए थे। यानी 2 बार लेटर जारी हुआ, 17 जनवरी 25 और 17 फरवरी 25 को। अब देखिए, तारीख की 17 है तो इसका मतलब खतरा हो सकता है, कर्मचारियों और पेंशनर्स को खतरा हो सकता है। उनके लिए जो फिटमेंट फैक्टर है वो बहुत ही कम रह सकता है। दूसरी बात, हर बार 17 तारीख को ही मांगा जा रहा है। मांगे गए इनपुट अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, 17 जनवरी और 17 फरवरी को लेटर लिखने के बाद जो विभाग है, जो मंत्रालय है, जिसमें जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं जिनको वेतन आयोग मिलना है, उन्होंने अभी तक इनपुट सरकार को प्रोवाइड नहीं किए हैं, और इसकी आधिकारिक अधिसूचना तथा समय जारी की जाएगी। जब इनपुट ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं कि आपको 8वें वेतन आयोग में कितनी वेतन बढ़ोतरी चाहिए, कितनी पेंशन बढ़ोतरी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, प्रमोशन पॉलिसी, MSCP, साथ ही साथ जो ECHS है, CGHS है, उसमें क्या चाहिए आपको, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस कितना चाहिए, जो रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस कितना चाहिए, बाकी अलाउंसेस में क्या सुधार करना है, और जो पे लेवल है उनको मर्ज करने की बात है।
इनके लिए इनपुट कौन देगा? विभाग और मंत्रालय ही देंगे, जहां पर अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं जो इस चीज़ से प्रभावित होने, उन्होंने ही अभी तक वित्त मंत्रालय को 8वें वेतन आयोग के लिए इनपुट नहीं दिए। तो इसका मतलब देरी कौन कर रहा है? सरकार कर रही है या फिर कर्मचारी पेंशनर्स कर रहे हैं? तो यहाँ पे इस बात को भी यदि शामिल कर लिया जाता, सवाल पूछ लिया जाता कि देरी कौन कर रहा है, तो इसका जो जवाब स्पष्ट है कि कर्मचारी और पेंशनर्स देरी कर रहे हैं। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन करने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न नहीं उठता, यानी जब पूछा गया कि जो आर्थिक व्यवस्था है क्या वो ये परमिशन देती है कि 8वें वेतन आयोग दिया जाए या नहीं देती है, तो बोला कि इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता है। हमारे पास खूब पैसे हैं, हम कर्मचारी पेंशनर्स को खूब 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन देंगे। साथ ही कहा है कि जो आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी, यानी समय पर जारी कर दी जाएगी। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। पहले अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये सबको पता है, इसके बारे में कोई ऐसा अलग से कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। पहले अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद में जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, और फिर अध्यक्ष और सदस्य जितना देरी से उनको नियुक्त किया जाएगा उतना ही समय ज़्यादा लेंगे। तो ये था 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था 2642, जो जावेद अली खान ने पूछा था, उसका जवाब। आप कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न और उत्तर को सुनने और समझने के बाद में आपको क्या लगता है। 18 महीने के डीएडीआर एरियर के ऊपर बात करें, प्रश्नोत्तर के बारे में बात करें, उससे पहले देखिए वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर श्री तनुज पूनिया ने 1 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री से पूछा था, क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों और शिकायतों के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो उसकी जानकारी दें। सरकार किस प्रकार ये सुनिश्चित करती है कि समायोजन पूर्व सैनिकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करें, क्योंकि वर्ष 2024 में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मुद्रास्फीति समायोजित भत्तों में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। ये जवाब दिया है रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ। उन्होंने कहा है कि सरकार संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से समय समय पर ओआरओपी स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों शिकायतों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करती है। इसके अलावा ओआरओपी स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं मौजूद है। वन रैंक वन पेंशन में कोई भी विसंगति है या शिकायत है तो उसके लिए स्पर्श सेवा केंद्र है। देश भर में 202 विभागीय स्पर्श सेवा केंद्रों, 16 बैंकों की शाखाओं और 4.63 लाख सामान्य यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो है CSC, उनके द्वारा ओआरओपी के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों सहित पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और इस पर PCDA के साथ समन्वय करके मामले को निपटाया जा रहा है। बात थी विसंगतियों की, जिस शब्द को यहाँ से निकाल ही दिया, केवल शिकायतों पे आगे। अब बात है कि ओआरओपी में कई तरीके की विसंगतियाँ हैं। जो ज़्यादा सर्विस करके आए हैं उनकी पेंशन कम सर्विस करने वालों से कम है, और कई जो JCO रैंक के अधिकारी हैं, जो JCOs हैं, उनकी पेंशन बड़ी नहीं है। कहीं पे ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की पेंशन में विसंगति है। उनको दूर करने को लेकर यहाँ पे कोई बात नहीं की जाएगी। जब पूछा विसंगतियों और समस्याओं के बारे में तो केवल जवाब दिया समस्याओं के बारे में। अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो नेता है कितने हितैषी हैं। दूसरा, यहाँ पे ढिंडोरा पीटा कि पेंशन कॉल सेंटर बना दिए सब। PCDA पेंशन का पेंशन कॉल सेंटर OROP से संबंधित मामलों का समाधान करता है। कैसे करता है? कॉल सेंटर पे आप कॉल करेंगे, केवल आपसे आपका आर्मी नंबर पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा और उसके बाद PPO नंबर पूछ लेंगे, बता देंगे कि सिस्टम में अभी तक आपके बारे में कोई अपडेट नहीं है। कॉल सेंटर के कार्यपालकों जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की OROP संबंधी नीति और प्रावधानों से परिचित होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। वो सिविलियन होते हैं जिनको वहाँ बिठा दिया जाता है और वो गोलमोल जवाब देते हैं भूतपूर्व सैनिकों को। इनके द्वारा स्पर्श और संबंधित PDA के परामर्श से पेंशन भोगियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जाता है। देखिए, स्पर्श कॉल सेंटर पे कॉल करने से वो आपकी शिकायत तक दर्ज नहीं कर पाते, जबकि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि स्पर्श कॉल सेंटर में कॉल करने से वो आपकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर ले, जैसा कि CP ग्राम में होता है। CP ग्राम में आप कॉल करते हैं तो ऑनलाइन आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो पेंशन कॉल सेंटर की यहाँ पे बात आई
इसके बारे में सबको पता है। अब है कि जो केंद्रीकृत लोक शिकायत एवं निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम की बात कही जा रही है। इसके माध्यम से प्राप्त विसंगतियों या शिकायतों का समाधान सरकार की ओआरओपी नीति के अनुसार निर्धारित समय अवधि के अंदर किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सीपी ग्राम पे आप अपनी शिकायत दर्ज करते हो तो शिकायत के ऊपर कार्रवाई होती है और आपको जवाब भी मिलता है। लेकिन स्पर्श कॉल सेंटर, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समय समय पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर रक्षा पेंशन समाधान आयोजित किए जाते हैं। ये कैंप लगता है जहाँ पे ऐसी जगह पे लगेगा जहाँ पे पेंशनर्स पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि पेंशनर्स रहते हैं दूर दराज ग्रामीण इलाकों में, और ये लगता है शहरों में। तो जो शहरों में रहते हैं पेंशनर्स वो चले जाते हैं, उनको फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और जो उस सिटी से दूर रहते हैं, तो वहाँ से जो पेंशनर्स है, सीनियर सिटीज़न है, सुपर सीनियर सिटीज़न है, वो पहुँच नहीं पाते हैं। और अवेयरनेस इतना नहीं होता है, पब्लिसिटी इतनी नहीं होती है जिससे कि उनको पता चल सके। तो इसके बारे में और थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, इसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जो पेंशनर्स है उनके मोबाइल पर, ईमेल पर ये मैसेज जाना चाहिए कि इस सिटी में इतने तारीख को पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए रक्षा पेंशन समाधान आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद कहा कि वेतन और पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के समक्ष आने वाले मुद्रास्फीति संबंधी दबावों का समाधान 1 जनवरी 24 से 4% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया है। चलिए, आपने यहाँ पे जो प्रश्न है उसके उत्तर भी समझ लिए। अब देखिए दोस्तों, 1 अगस्त 2025 को ये प्रश्नोत्तर लोकसभा में हुआ। ठीक है, आप समझ गए। तो यहाँ पे बात आप देख पा रहे हैं कि 2024 की जो DADR बढ़ोतरी की क्यों की जा रही है, क्योंकि जो श्री तनुज पूनिया जी है, इनको एक प्रश्न लोकसभा में लगाना था और इन्होंने यहाँ तारीख नहीं देखी, वही पुराना जो पिछले साल लगाया था उस प्रश्न को उठा के इस साल भी लगा दिया। इनको पूछना था 1 जनवरी 2025 या 1 जुलाई 2025 के DADR बढ़ोतरी के बारे में, लेकिन 2024 में जो 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे जो महंगाई है उसको समायोजित कर दिया। सरकार ने भी उसी के अनुसार जवाब दिया कि 1 जनवरी 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया है। बात होनी थी जनवरी 25, जुलाई 25 की, और यहाँ पे दीपावली आने वाली है और ये बात कर रहे हैं होली की। आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितना अच्छा मुद्दा है वो लोकसभा राज्यसभा में उठाते हैं। ये प्रश्न अगली जो लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, उसमें भी देखने को मिलेगा और यही जवाब देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये तारीख भी देखने को मिलेगी, 2026-27 आ जाएगा, फिर भी 1 जनवरी 2024 लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी करने को लेकर सैकड़ों बार ये प्रश्न लोकसभा और राज्यसभा में पूछा जा चुका है और ये कन्फर्म है कि 18 महीने का DADR एरियर कभी भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आनंद भदौरिया जी की झोली में एक क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के कारण लिया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार की राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालिया होने के कगार पर है? यदि हाँ, तो उसके बारे में जानकारी क्या है और देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को उस स्तर तक बनाए रखने में सरकार की विफलता के क्या कारण है और उसे 2014 में विरासत में मिली थी, और यदि नहीं तो सरकार 18 महीने के DADR का बकाया कब तक जारी करेगी? यही प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है, अगले बार भी पूछा जाएगा। जवाब भी देख लें, पहले भी मिलेगा, अभी भी दिया है, अगले बार भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 20, 1 जुलाई 20 और 1 जनवरी 21 से जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके। सबको पता है, जब ये निर्णय लिया गया था तब भी आदेश जारी हुआ था, उसमें लिखा गया था, बिल्कुल राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी कि ये पैसा आगे जाके कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रश्न रखा जाता है, घिसा पिटा वही जवाब मिलता है, तो उसके ऊपर हमारी जो जितनी भी है मीडिया, प्रिंट, सोशल, टेलीविज़न, सबको मुद्दा मिल जाता है 18 महीने का DADR एरियर मिलेगा।
कहाँ मिलेगा? भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9.2% उससे घट के 4.4% हो गया है। अब कोई कह रहे हैं कि ये 4.4% से जैसे 0% हो जाएगा तो 18 महीने का DADR एरियर भी मिल जाएगा। वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का राजकोषीय भार वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा, इसलिए DADR का बकाया देना व्यवहार्य नहीं समझा गया। यानी ये 2020-21 से आगे भी बढ़ा है, इसलिए DADR का बकाया देना उचित नहीं समझा गया। तो देखिए, घाटा कभी पूरा होता नहीं है। यदि 0.01% भी घाटा रहा तो सरकार कहेगी कि अभी भी सरकार घाटे में है और आपको 18 महीने का DADR एरियर नहीं मिलेगा। अमाउंट कितना है? 25,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक, जो कि पेंशनर्स और कर्मचारी भी लगातार प्रयासरत हैं कि हमें मिले, लेकिन ये सरकार देने को राजी नहीं है। अब सरकार यदि बदल जाए, आपकी जो वोट में यदि ताकत है, तो सरकारों को यदि आप बदल दें तो हो सकता है कि जो सरकार विपक्ष में अभी बैठी है वो जब सत्ता में आए तो वो आपको 18 महीने का DADR एरियर जारी कर दें, लेकिन ये भी बहुत ही कम पॉसिबल है। सरकारों की नीतियां एक जैसी होती है, नेता है बोलने के लिए होते हैं, लेकिन उनके पीछे काम करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं। वहाँ बैठे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको खुद को भी DADR का एरियर मिलना है, वो इस बात को सही तरीके से रख के और मंत्रियों से इसकी अप्रूवल हो सकता है कि शायद नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, 3 बड़े मुद्दे लोकसभा और राज्यसभा में उठाए गए, जो पहले भी उठाते गए हैं, अभी भी उठाए गए और आगे भी उठाए जाएंगे, लेकिन सरकार का जवाब स्टैंडर्ड रहेगा जो आप देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इन्हीं 3 सवालों और जवाबों के साथ मैं आया था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।